कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस बस में जो भी बैठा है सारे के सारे मारे जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल को दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो एपिसोड होने वाला है ना, लिटरली बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। स्पेशली उनके लिए जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां अपने घर से दूर स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए चले जाते हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, और वो वहाँ पर रह के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी करने की कोशिश करते हैं अपने घर वालों को छोड़ के, और वहाँ पे उस बीच में उस दौरान उनके साथ कुछ ऐसी खौफनाक घटना घट जाए तो इंसान क्या करे। ये जो बेसिकली स्टोरी है, ये रौनक नाम के लड़के के साथ घटी हुई बहुत ही ज़्यादा खौफनाक स्टोरी है। तो सबसे पहले हमें रौनक की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहिए कि वो कहाँ का रहने वाला है और कैसे कैसे उसके साथ इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना घट गई। जो रौनक है वो मसूरी के अंदर एकदम ही छोटे से गांव का रहने वाला, बहुत ही छोटे से गांव का। उसके जो पिताजी हैं वो खेती करते थे, फार्मिंग करते थे। बेसिकली उनके पास थोड़ा बहुत खेत था और वही काम उसके पिताजी हमेशा से किया करते थे। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, कभी नहीं था, और पिताजी ने ज़्यादा स्टडी भी नहीं कर पाए थे अपने ज़माने में, जिसकी वजह से वो कहीं पर भी कोई भी काम करने या कमाने नहीं जा पाए। वो अपने छोटे से गाँव में ही हमेशा हमेशा के लिए रह गए। लेकिन जो रौनक था वो और उसकी बहन, दोनों को उसके पापा पढ़ाई लिखाई करवाते थे। उनको पछतावा था कि मैं काश अपने मम्मी पापा से बोल दिया होता, मैं भी पढ़ लिख लिया होता तो आज मेरे पास ही पैसे होते कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा पाता। तो रौनक के पापा हमेशा बोलते थे रौनक से कि बेटा देखो, ज़िंदगी में हर चीज़ करना लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई अच्छे से करना और ज़िंदगी में कुछ बड़ा नाम करना, काम करना और पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। जब तुम पैसे कमाओगे तभी ज़िंदगी में खुश रहोगे। रौनक के पापा हमेशा उसको सिखाते थे, उसके बहन को और उसको गांव के ही एक छोटे से स्कूल में हमेशा से भेजते थे। इन लोग की पढ़ाई तो वहाँ पे हो रही है। जो गांव में स्कूल था वो 10th तक का था। 10th तक की पढ़ाई रौनक की वहाँ पर आराम से हो गई, क्लास 10th पास हो गया। उसके बाद तो मेन स्ट्रगल चालू होता है। कोई भी इंसान अपने गांव में रह के आराम से 10th तक तो पढ़ सकता है, लेकिन जब 11th 12th उसके आगे की पढ़ाई करनी होती है तो इंसान को अपना गांव तो छोड़ना ही पड़ता है। और रौनक भी अब अपने पापा से बोलने लगता है कि पापा देखो, मैंने 10th तो पास कर लिया हूँ, परसेंटेज भी अच्छे आए हैं, तो मुझे कोई ना कोई शहर जाना पड़ेगा। भले ही मसूरी के कोई शहर में एडमिशन करा दो, मसूरी के बड़े कॉलेज में नहीं तो छोटे मोटे कॉलेज में ही करवा दो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के लिए घर तो छोड़ना पड़ेगा। अपने गांव में 10th से आगे कहाँ कुछ है, कोई स्कूल कॉलेज कुछ नहीं है। पापा बोलते हाँ बेटा, मैंने तुझे बचपन से सिखाया हूँ कि पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, तो टेंशन मत ले। वो अपने रिश्तेदारों में हर जगह फ़ोन घुमा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं आसपास में हमारे गांव के पास में कोई स्कूल है क्या, कोई कॉलेज है क्या जहाँ पे 11th 12th की पढ़ाई हो जाए, उसके बाद आगे उसको क्या कोर्स करना है, किस में इंटरेस्ट आता है वो भी कर ले, ग्रेजुएशन कर ले कि बड़े शहर में जाके अच्छा जॉब कर ले। बहुत रिश्तेदारों से इसके रौनक के पापा बात करते हैं। तभी बात करते करते रौनक के पापा जो हैं अपनी बहन को फ़ोन लगाते हैं। जो रौनक की बुआ थी वो देहरादून में रहती थी, देहरादून शहर में। वहाँ पर हमेशा से, और वो काफ़ी पैसे वाली थी क्योंकि उनकी शादी एक पैसे वाले आदमी से हुई थी, तो वो हमेशा से देहरादून ही शिफ्ट हो गई थी। जब छोटा था रौनक तो मम्मी पापा के साथ देहरादून कई बार घूमने जाता था, शहर जाता था वहाँ पर, लेकिन बड़े होने के बाद बहुत टाइम से बुआ के घर पे नहीं गया था। तो जब रौनक के पापा अपनी बहन को फ़ोन करते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो बुआ बोलती है रौनक की कि एक काम करो, रौनक को मेरे पास भेज दो, यहाँ पर भेज दो, यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, मैं यहाँ पर एडमिशन करा दूँगी और उसको पढ़ाई लिखाई करवा दूँगी। जो भी खर्चा वर्चा लगेगा पढ़ाई लिखाई में कम पड़ेगा तो मैं भी थोड़ा बहुत मदद कर दूँगी, भैया आप इतना टेंशन मत लो। रौनक की बुआ रौनक के पापा से बोलती हैं। तो रौनक के पापा के दिल में एक थोड़ा सुकून आता है, उनको अच्छा लगता है कि चलो मेरी बहन ऐसा बोल रही है,
अब आगे हो नहीं हो लेकिन एटलीस्ट बोल तो रही है कि मेरे बेटे को पढ़ा देगी, देहरादून में वहाँ पे रखेगी, शहर में रखेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये अपने छोटे से गांव से अपने बेटे की पैकिंग करते हैं और अपने बेटे को लेके निकल जाते हैं देहरादून। देहरादून वहाँ पर अपनी बहन के यहाँ जाते हैं। बहन अच्छे से खातिरदारी करती है। रौनक भी अपने भाई बहनों से, कज़न लोगों से मिलता है, उसको भी अच्छा लगता है। और एक दिन रौनक के पापा वहाँ पे रुकते हैं और एक दिन रुक के वो वहाँ से वापस आ जाते हैं, क्योंकि रौनक की बुआ ने क्या बोली थी कि एडमिशन हम लोग करवा देंगे, आप चिंता मत करो, हम जाके खुद अच्छा कॉलेज देख लेंगे। मेरा बेटा है, रौनक की बुआ बोली थी, मेरा बेटा है, उसका कॉलेज है, वो जाके मन करेगा तो रौनक उसके कॉलेज में भी देख सकता है। तो बिंदास अब टेंशन फ्री होके रौनक के पापा अपने गांव चले जाते हैं। रौनक अब यहाँ पे बुआ के यहाँ है। कुछ दिनों तक उसको बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद जो उसका भाई है, कज़न है, वो अपने कॉलेज में उसको लेके जाता है, वहाँ पर कॉलेज दिखाता है और अच्छा खासा, मतलब ठीक था कॉलेज, थोड़ा महंगा था रौनक के हिसाब से, लेकिन बुआ ने बोली कि बेटा तुझे अच्छा लगा है तो हम एडमिशन करवा देते हैं, तो चिंता मत कर। तो जो रौनक है वो आराम से वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। वहाँ पे एडमिशन ले लिया है। अब रोज़ वो अपने बुआ के घर से कॉलेज जा रहा है, कभी अपने भाई के साथ, कभी अकेले, कभी अपने कज़न भाई के साथ, कभी अकेले, ऐसा करके डेली जा रहा है। उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी खासी चल रही है। पूरे 1.5-2 महीने बीत जाते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही थी। तभी कुछ टाइम में ना वो कुछ कुछ चीज़ें नोटिस करने लगता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि जितना मतलब बुआ को खुशी थी मेरे आने की, अब मुझे लग रहा है कि उनको धीरे धीरे थोड़ा मैं बोझ लग रहा हूँ। उनके सर पे बर्डन हो रहा है मेरी वजह से कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे लिए भी खाना बनाना पड़ता है, सारी चीज़ें। उसको पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कोई कुछ कर रहा है तो महसूस कर लेते हैं, और जो उसके भाई बहनें, कज़न लोग हैं, उन लोगों का भी बिहेवियर इसके साथ थोड़ा सा चेंज महसूस करता है। इसको ऐसा लगता है कि उनको शायद अब पसंद नहीं आ रहा मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। पहले तो पापा से जोश जोश में बुआ ने बोल दी होगी कि ठीक है रख लेंगे यहाँ पर, शायद फूफा जी को प्रॉब्लम हो रही होगी इसीलिए सबको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं पता ये क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ना रौनक खाना पीना थोड़ा कम कर दिया था और टेंशन में रहने लगा था। वो अपने घर वालों को जब फ़ोन करता था बात करने के लिए, तो उनको बोलता भी था, अपने पापा से बोलता था, पापा आप कहीं से थोड़ा सा पैसे वैसे मैनेज करवाओ, मैं ना हॉस्टल में चाह रहा हूँ कि मैं रह जाऊँ। तो पापा बोलते हैं क्यों बेटा, बुआ के यहाँ मन नहीं लग रहा है? तो बोलता था नहीं, मन तो लग रहा है लेकिन हॉस्टल में रहूँगा तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाऊँगा। यहाँ पर बुआ के यहाँ थोड़ा बहुत टीवी भी चलता है, पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं हो पाता है, और मैं जो भाई लोग हैं वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, मैं अच्छे से करना चाहता हूँ। पापा बोलते हैं बेटा लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? रौनक पापा बोलते हैं बेटा तू मैनेज कर, देख ले, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे तो कहीं पर भी कैसे भी कर लेते हैं। अब रौनक कैसे बताए कि मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है रहना, क्योंकि शायद यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी ठीक नहीं लग रहा है मैं यहाँ पर हूँ। वो अपने पापा से बहुत रिक्वेस्ट करता है, मम्मी से बात करता है। पापा गांव में किसी से पैसे मांगते हैं और इसको पैसे भेज देते हैं। ये अपने कॉलेज के हॉस्टल वाले लड़के जो थे उन लोग थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी, वहीं पर हॉस्टल वाले लड़कों से दोस्ती होने की वजह से हॉस्टल में वहीं पर लड़कों के साथ रहना चालू कर देता है। जो भी पैसे जो भी लगने वाले थे सारी चीज़ें दे दिया था और वहाँ पे रह के आराम से पढ़ाई कर रहा है। पूरे 1 साल इसको वहाँ पर हो गए हैं पढ़ाई करते करते, एक बार भी अपने घर नहीं गया है, एक बार भी नहीं। अभी ये ठंड का टाइम चल रहा है और इसके पापा मम्मी बुला भी रहे हैं कि बेटा छुट्टी पड़ती है 8-10 दिन की, तो 2-3 दिन के लिए आ जाया कर, पढ़ाई लिखाई भी कर, लेकिन हम लोग से भी मिलना ज़रूरी है, तेरी बहन याद करती है, रौनक आ जाया कर। बहुत घर वाले बोलते थे लेकिन रौनक नहीं जा रहा था। बहुत पढ़ाई लिखाई में बोलो या पता नहीं क्यों वो थोड़ा बिजी हो गया था लाइफ में, या दोस्त लोग थे उनके साथ भी टाइम पास करना, एक अलग लाइफ जीने लगा था। ऐसा होता है बहुत बच्चों के साथ, जब अचानक से अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वो ऐसे फ्रेंड सर्कल में पढ़ाई लिखाई जो भी चीज़ें बोलो उनमें थोड़े बिजी हो जाते हैं। तो अपना रौनक भी ऐसे ही हो गया था।
लेकिन ठंड का ये टाइम चल रहा था, लगभग दिवाली आने ही वाली थी, दिवाली की छुट्टियां लगने वाली थी। क्या होता है कि एक दिन इसके पापा, रौनक के पापा इसको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, बेटा रौनक प्लीज़ आ जा घर पे, तू आ जा बेटा, मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और मम्मी बहुत याद कर रही है, तेरी बहन की भी तबीयत ख़राब थी, याद कर रही, तू नहीं आया था, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, आ जा, 2-3 दिन के लिए आ जा, फिर चले जाना। तो रौनक बोलता है कि क्या क्या मम्मी की तबीयत ख़राब है। रौनक अपने मम्मी से दिलो जान से प्यार करता था, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बोलता है कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा ठीक है पापा, मैं आता हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द आ जाऊँगा। पापा बोलते हैं अभी मत निकल भाई, शाम का टाइम हो गया, अंधेरा होने वाला, अभी मत निकल, कल सुबह निकल जाना, कल सुबह की बस ले लेना और सीधा इधर मसूरी आना और कोई बड़े जगह पर आकर शहर में, और वहाँ से कोई टैक्सी जो भी मिलेगा, गाड़ी वाड़ी साधन करके अपने गांव आ जाना। ये बोलता है हाँ पापा ठीक है, आप अब फ़ोन रखो, मैं सोचता हूँ, देखता हूँ क्या करना है। अब जैसे ही रौनक ने सुना था कि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, वो बौखला सा गया था। उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं कल सुबह तक का वेट नहीं कर सकता, मम्मी की तबीयत ख़राब है, मुझे जाना चाहिए। ये क्या करता है, शाम के टाइम में अपने हॉस्टल वाले लड़कों से बात करता है, दोस्तों से, और बोलता है कि यार कोई बस मिलेगी क्या यार इस टाइम पे मसूरी जाने के लिए। तो दोस्त लोग बोलते हैं यार ट्राई कर ले, बस तो होती है देहरादून से मसूरी के लिए, रात के टाइम में, शाम के टाइम में भी बहुत सारी होती हैं, एक बार तो देख ले। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ। जो उसका एक रूममेट था उसको थोड़े बहुत पैसे दे देता है, बोलता है भाई देख, तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो तू बस में यूज़ कर लेना, या कुछ खाना पीना होगा तो खा पी लेना। तो बोलता है रौनक थैंक यू भाई, तुम लोग बहुत समझते हो, मैं घर से आके पक्का तुम लोग के पैसे वापस कर दूंगा, टेंशन मत लेना तुम लोग। लड़के लोग बोलते हैं अरे कोई टेंशन नहीं है भाई, तो दोस्त है अपना। ये अपना थोड़ा बहुत सामान लेके, एक बैग लेके अपने वार्डन से बात करता है और वार्डन से बात करके निकल जाता है अपने हॉस्टल से अपने मसूरी के छोटे से गांव में जाने के लिए। ये निकल तो गया है, बस स्टैंड पे पहुंच गया है। बस स्टैंड पे इसको बस समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कोई भी बस ऐसा उस टाइम पे दिखाई नहीं दे रही है जो मसूरी जा रही हो। बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह के टाइम पे चले जाना, वेट कर लो, या जहाँ रहते हो वहाँ चले जाओ, इतने रात में कहाँ बस स्टैंड पे वेट करोगे। तभी एक अंकल उसको दिखाई देते हैं, थोड़े ज़्यादा उम्र के थे, लगभग 55-60 साल करीब के। वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हें मसूरी जाना है। ये बोलता है कि हाँ अंकल जाना तो है। तो अंकल बोलते हैं कि बेटा देखो, ये जो रोड जा रही है ना सीधे सीधे, ये रोड से सीधे निकलो और थोड़ी दूर आगे एक छोटा सा बस स्टैंड टाइप टूटा फूटा सा बना है, जहाँ पे पहले बसें रुकती थी। वहाँ पर भी हो सकता है कि कोई कोई बसें आ रही हो मसूरी जाने के लिए, जो लेट हो गई हो, कहीं रुकी हुई हो, वो बस तुम लेके जा सकते हो। तो ये बोलता है अच्छा, मतलब सीधे सीधे जाना है रोड से। अंकल बोलते हैं हाँ बेटा चले जाओ, हो गया तो चले जाना, नहीं हो पाया तो यहीं बस स्टैंड पे वापस आना और यहीं पर रात भर इंतज़ार करना। ये बोलता है कि धन्यवाद अंकल, आपने बहुत मदद किया। ये वहाँ से निकल जाता है और बस स्टैंड पर जो पुराना सा बताए थे वहाँ तक चलते चलते पैदल पहुँचता है। इतने पैसे नहीं थे कि कोई गाड़ी वाड़ी करे वो बस स्टैंड तक जाने के लिए। ढूंढते ढूंढते अंधेरे अंधेरे में खुद ही, थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट है, खुद ही एक गली कोचे सा अलग सा अजीब सा रोड है जो अंकल ने बताए थे, उस रोड की तरफ जाता है और खड़े हो जाता है। वहाँ पे खड़े हो गया, आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे बीत गए, कोई बस नहीं आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि अंकल ने बना दिया उसको शायद, या शायद अंकल ने नहीं बनाया है, आके चली गई होगी या इस टाइम पे नहीं जाती होगी। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, लौट जाता हूँ बस स्टैंड पे, वहीं देहरादून के बस स्टैंड पे लौट जाता हूँ और वहाँ से देखता हूँ हॉस्टल जाना है या तो सुबह सुबह कोई बस होगी मसूरी के लिए तो निकल जाऊँगा। ये जैसी लौटने के लिए मुड़ता है उस पुराने से एकदम पतले से रोड की तरफ से, वैसे ही उसे एक हॉर्न सुनाई देती है। ये शायद बस की ही हॉर्न थी और दूर से कोहरे को चीरते हुए एक बस उसको आती हुई दिखाई देती है। वो उधर देखता है बस की तरफ, इसके दिल में जान आती है, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। सोचता है कि थैंक गॉड
मैं इस बस में बैठूंगा और अब मसूरी पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि हो ना हो ये रोड से जा रही है और अंकल ने बोले थे ये रोड से मसूरी जाती है बस, तो ये बस तो जाएगी। अगर प्रॉपर मसूरी नहीं भी गई, कोई दूसरे छोटे मोटे गांव शहर में भी छोड़ेगी तो मैं रुक जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये रोड के पास खड़े हो जाता है और हाथ दिखाना चालू कर देता है। इसके सामने बस आती है और बस रुक जाती है। बस रुकती है और बस कंडक्टर जो खड़ा था उसे ये पूछता है बस कहाँ जाएगी। बस कंडक्टर बोलता है, एक गांव का नाम बताता है कि यहाँ तक जाएगी। ये सोचता है ये गांव तो ठीक मेरे गांव से पहले वाला गांव है, मतलब इस गांव से तो मैं पैदल भी अपने गांव जा सकता हूँ। बोलता है बस कंडक्टर से कि क्या मतलब थोड़ी सी आगे नहीं जाएगी, एक गांव आगे अपने गांव का नाम बताता है। तो बस कंडक्टर बोलता है नहीं नहीं, ये सिर्फ वहीं जाती है, जाना है तो आओ, नहीं जाना है तो खड़े रहो रोड पर। ये बोलता है अंकल आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कब से यहाँ पर रोड पे अकेले सुनसान जगह पर खड़ा था, मुझे वैसे भी डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो बस कंडक्टर बोलता है फिर आओ अंदर। ये अंदर चढ़ जाता है, सोचता है कोई बात नहीं, मैं उस गांव से अपने गांव पैदल चला जाऊंगा, 2-3 किलोमीटर तो है मेरा गांव, या तो किसी से लिफ्ट ले लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, या घर पे फ़ोन करके पापा को बुला लूँगा बाइक से, कुछ भी कर लूँगा। ये बस के अंदर चढ़ जाता है। बस के अंदर चढ़ता है और पूरे बस को जब ध्यान से देखता है तो क्या पाता है, पूरे बस में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं और चौथा ये है। एक औरत है जिसने यहाँ तक घूंघट लेके बैठी है, एक बूढ़ा सा, बहुत ही बूढ़ा सा आदमी है जो ऐसे नीचे सर करके गहरी नींद में सो रहा है, और एक और 35-40 करीब का आदमी होगा, 35-40 साल करीब का होगा। वो चुपचाप बैठ के खाली ऐसे बाहर ही देख रहा है, किसी टेंशन में या किसी चीज़ में खोया हुआ है, या तो बोलो वादियों में खोया हुआ है, ऐसे बाहर देख रहा है। ये सोचता है कि गजब बात है भाई, ये बस में सिर्फ 3 लोग हैं और चौथा मैं, एक बस कंडक्टर और एक बस ड्राइवर, बस और कोई नहीं जाएगा। उसको लगता है हो सकता है काफ़ी रात का टाइम हो गया है तो इस टाइम पर लोग ज़्यादा नहीं चढ़ते होंगे, लेकिन मुझे ज़रूरी है और वैसे इन तीनों को भी ज़रूरी होगा जाना, इसलिए बैठे हैं, कोई बात नहीं। ये पीछे साइड जाके एक सीट पे बैठ जाता है। अब बस मस्त निकल गई है, एकदम अंधेरे अंधेरे वाले रोड से चलती जा रही है। आधे घंटे बीत जाते, 1 घंटे बीत जाते हैं, एकदम पहाड़ी इलाके में चल रही है। चलते चलते काफ़ी आगे पहुंच गई, एक जंगली इलाके की तरफ पहुंच गई। एकदम ही सुनसान जंगली इलाका है और वहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, आज स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। ये चीज़ देख के टेंशन में आता है, सोचता है मैं पहले भी शायद इस रोड से आ चुका हूँ। जब बुआ के यहाँ आता था, मैं दिन के टाइम में आता था, स्ट्रीट लाइट लगी हुई दिखती तो थी, लेकिन रात में जल क्यों नहीं रही है। ये बाहर देख के यही सोच रहा है। तभी अचानक से बस में एक झटका लगता है और बस वहीं पर रुक जाती है। जब बस रुकती है, बस कंडक्टर चिल्लाते हुए उतरता है, बोलता है सब लोग वहीं बैठे रहो, सब वहीं बैठे रहो, मैं चेक कर रहा हूँ, बस में कोई दिक्कत आ गई है शायद, मैं देख के आता हूँ। बस कंडक्टर जो था नीचे जाता है और कुछ चेक करने लगता है। बस ड्राइवर आता है, खड़े होता है और इन सब की तरफ देख के बोलता है वहीं बैठे रहो, बस में कुछ दिक्कत आ गई है, मैं देख के आता हूँ। सोचता है अपना ये रौनक कि ये दोनों सेम बात बोले क्यों जा रहे हैं। ठीक है, इनका कुछ कोड लैंग्वेज होता होगा, ऐसी बस उस वालों का ऐसे ही बात करने का होता होगा, शायद ऐसी बात करते होंगे, एक ही बात बोलते होंगे, क्योंकि पैसेंजर को समझाना ही तो है। कोई बात नहीं, ये अपना बाहर चुपचाप देख रहा है। अभी इन लोग गए हुए 2-3 मिनट हुए ही होंगे, बस ड्राइवर बस कंडक्टर के बाहर से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जब ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है तो ये बाहर और देखने की कोशिश करता है ये कौन है कौन नहीं है, लेकिन कोई इसको दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक से बस ड्राइवर जो था वो भागते हुए बस के अंदर चढ़ता है और उसके पूरे शरीर पे हर जगह खूनन खान हुआ है। उसकी शक्ल भी अजीब सी बदली हुई दिखाई दे रही है, उसके पूरे फेस पे खूनन खान, उसकी आँख एकदम लाल लाल ट्यूबलाइट तरह चमक रही है। अभी बस ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है। जैसे उसको देखता है इसको धक से होता है रौनक को, सोचता है बस ड्राइवर नॉर्मली गया था और ये इतना क्रीपी क्यों दिखाई दे रहा है आया तो, और बस कंडक्टर कहाँ है। वो
अभी बस कंडक्टर तो बाहर देखता है, तभी अचानक से किसी के अजीब से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है बस के अंदर से। जब बस के अंदर देखता है, मतलब आगे साइड जहाँ चीखने की आवाज़ आई थी, वहाँ पर क्या पाता है कि बस ड्राइवर है ये, जो ज़ोर से चीख रहा है और चीखते हुए बोल रहा है, कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस बस में जो भी बैठा है सारे के सारे मारे जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे। ऐसा बोलता है और जोर से चीखना चालू करता है। ये जो था वो सोचता है रौनक कि मैं फंस तो नहीं गया है, कि कौन है, शैतान है, इंसान है, क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा इंसान है ये। जैसे सोचता है कि मैं दूसरे लोग दिखता हूँ कि दूसरे लोग तो ठीक है ना, उनके साथ तो भागने की प्लानिंग करे कुछ। जैसे ही उस औरत की तरफ देखता है जो ठीक उसके सामने बैठी थी घूंघट लिए हुए, उस औरत को देख के ये दंग रह जाता है, क्योंकि वो औरत इसकी तरफ ही शक्ल करके हवा में ऐसे तैर रही थी। उसका सिर्फ ये ऊपरी हिस्सा है, उसकी जीभ लंबी सी लटकी हुई दिखाई दे रही है, आंख चमकती हुई दिखाई दे रही है, और नीचे का कोई हिस्सा है ही नहीं। इतनी खौफनाक औरत दिखाई दे रही है। ये झटके में आदमी की तरफ देखता है, बूढ़ा आदमी की तरफ। बूढ़ा आदमी जो है उसकी पूरी गर्दन ऐसे टूटी हुई है और अजीब सा घुर्रा रहा है, और जो जवान आदमी था 35-40 साल करीब का, वो अपनी पूरा आधा शरीर बस के बाहर निकाला हुआ है और उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। अब ये समझ जाता है कि इतनी सारी जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है ये नॉर्मल तो नहीं है, ये अचानक चीज़ें हो रही है, ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं हो सकती, ये जो लोग हैं ये भी नॉर्मल नहीं है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी इस बस में बैठने की। ये बहुत ज़ोर से घबराता है और बजरंगबली का नाम चिल्लाना चालू कर देता है ज़ोर ज़ोर से। ये महामृत्युंजय जाप करने लगता है और महामृत्युंजय जाप करने लगता है और अपने फ़ोन में फटाक से सोचता है कि हनुमान चालीसा लगाऊंगा, लेकिन नेटवर्क, एक डंडी भी नहीं, नेटवर्क की एक डंडी नहीं है। जोर जोर से महामृत्युंजय जाप कर रहा है और जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपने मुंह को ऐसे ढक लिया है और बस के पिछले हिस्से में ऐसे ही बस बैठा हुआ है। और बैठे 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 बहुत पता नहीं कितने घंटे बीत गए। महामृत्युंजय जाप, हनुमान चालीसा पढ़ ही रहा है, पढ़ ही रहा है, पता नहीं कितने घंटे बीत गए। उसको पढ़ते 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 बेहोश हो गया, आंख लग गई, डर के मारे क्या हुआ उसको नहीं पता। जब सुबह सुबह के टाइम पर उसकी आँख खुलती है, सुबह का ही टाइम हो रहा था क्योंकि रोशनी दिखाई दे रही थी, जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि 4-5 लोग मेरे यहाँ पर मुंह के सामने खड़े हैं और मुझे बस ऐसे देख ही रहे हैं। ये उठता है घबराते हुए, बोलता है ये कौन हो तुम लोग, कौन हो, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लोग बोलते हैं अरे भाई शांत हो जा, तू यहाँ पर, उसमें 2-3 औरतें थी या 2-3 आदमी थे, यहाँ पर रोड के बीचों बीच क्या कर रहा है, कोई भी गाड़ी आई है कुचल के चली जाएगी। ये बोलता है रोड के बीचों बीच। ऐसे उठता है, देखता है, बोलता है वो बस कहाँ गई, बस कहाँ गई जिस बस में बैठा था मैं। वो बस में बहुत ही अजीबोगरीब खौफनाक से भूतिया टाइप के लोग थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बस कहाँ गई वो। लोग बोलते हैं बेटा तू इतनी कम उम्र में नशे करने लगा है क्या, यहाँ पे कोई बस नहीं, तुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये बोलता है नहीं अंकल आंटी आप लोग प्लीज़ विश्वास करो, बस थी, मैं रात के टाइम में ऐसे ऐसे चढ़ा, सब कुछ बताता है, ऐसे चढ़ा था, ऐसे लोग दिखाई दे, सारी चीज़ें हुई थी। एक आंटी जो उसमें थी बोलती है बेटा मुझे यकीन हो रहा है शायद ये वही बस है जो आज से काफ़ी साल पहले से ऐसे ही पहाड़ी सुनसान रोडों पर चलती है, ऐसी कभी मसूरी से देहरादून, देहरादून से मनाली, मसूरी, ऐसे पहाड़ी इलाके पे चलती है। और वो जो बस है काफ़ी सालों से चल रही है, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। इधर ही के आसपास की एक रोड पर एक्सीडेंट हुआ था बहुत भारी बस का, और वो बस खाई में गिर गई थी और जितने पैसेंजर, ड्राइवर, जितने कंडक्टर, सब लोग थे, सब उसमें गिर के ख़त्म हो गए थे, बस में आग लग गई थी। और उसके बाद से बहुत सारे लोगों का दावा करना है कि रात के टाइम में कभी भी कितने बजे भी यहाँ से वो भूतिया बस गुजरती है, अगर उसमें कोई बैठ गया वो ज़िंदा नहीं बचता है। हमें तो ताजुब हो रहा है बेटा कि तू कैसे ज़िंदा बच गया उस भूतिया बस में बैठ के। आंटी ऐसा बोलती है उसको। ये बोलता है आंटी शायद मुझे भगवान ने बचाया है, महादेव ने मुझे बचाया है, मुझे हनुमान जी ने बचाया है। मैं पूरी रात महामृत्युंजय जाप, पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ता रहा हूँ, एक बूंद भी चुका नहीं हूँ पढ़ने से, और 1 सेकंड के लिए नहीं रुका हूँ जब तक मैं सो ना जाऊँ, बेहोश ना हो जाऊँ। बोलते हैं जो लोग थे कि बेटा तू बहुत किस्मत वाला है जो तू बच गया,
बता कहाँ छोड़ना है तुझे। ये एक ही घर के लोग थे और एक गाड़ी में थे, ये लोग 4 व्हीलर गाड़ी में थे। वो लोग बोलते हैं कहाँ छोड़ना है बता, ये अपने गांव का नाम बताता है। इतने अच्छे लोग थे कि इसके घर, इसके गांव ले जाके इसको छोड़ के आते हैं। ये अपने घर जाता है, अपने मम्मी पापा के पास। वहाँ पर जितने लोग थे छोड़ने के लिए आए थे उनका बहुत धन्यवाद करते इसके घर वाले लोग। और उसके बाद अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, जितने लोगों को बताता है ना, सबके रोंगटे खड़े जाते हैं सुन के कि इतनी खौफनाक घटना किसी के साथ कैसे घट सकती है। बस आज से कुछ साल पहले इसके साथ ये घटना घटी थी। अभी उसका ग्रेजुएशन भी हो गया है और रात के टाइम में वो कहीं पर भी अकेले ऐसे ट्रैवल नहीं करता है। अच्छा खासा जॉब भी करा है, ज़िंदगी अच्छे से कंटिन्यू कर लिया है, शादी भी उसकी अगले साल होने वाली है, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं कर पाते सुनसान रोड पे कहीं पर भी अकेले जाने की। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। ये पूरी की पूरी स्टोरी रौनक ने खुद लिख के भेजा है। अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी ऐसी खौफनाक वीडियोज़ लेके आएँ सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।